You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हमेशा हम आपको जो फर्स्ट क्लास न्यूज़ होती है, जो लेटेस्ट होती है, करंट न्यूज़ के ऊपर हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और इनकी जो नज़रें हमने आपको बताया था कि ईगल की तरह होम ऑफिस के कवानीन के ऊपर, तब्दीली के ऊपर लगी रहती हैं और वो हर वक्त ये देखते हैं कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने देखने वालों को किस तरह महसूस करूं और किस तरह ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाऊं। आपकी तरफ से मैं इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और पूछेंगे आज के सवालात के जवाब में। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त देते हैं। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों की जानिब से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त देकर इनको अच्छी अच्छी नसीहतें और प्रोग्राम में जो बातें बताते हैं इनके फ़ायदे की होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो इस वक्त होम ऑफिस की जानिब से कुछ सुना है कि अक्टूबर से फ़ीसों में तब्दीली आ रही है, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम और नाजरीन को मेरा सलाम और हाजरीन को भी। और सबसे पहले तो थैंक यू लोधी साहब अगेन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू गिव आवर एडवाइस टू द वास्ट पब्लिक। सबसे पहले तो ये बात है कि 5 अक्टूबर से जितनी भी इमिग्रेशन फीसेस है ना उनमें चेंजेस आ रही हैं। 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर सो जिनकी इंडेफिनेट लीव ड्यू है ना वो 5 अक्टूबर से पहले कर लें। अच्छा, अगर 28 दिन से पहले कर लेना तो वो बेटर है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन भी करनी है स्पाउस की या किसी की भी, वो भी पहले कर लें क्योंकि अभी जो 5 अक्टूबर तक तो फीसें पुरानी लेंगे वो सारी। ठीक, राइट। सबसे ज़्यादा तब्दीली आ रही है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में। अच्छा, उसकी एप्लीकेशन अभी 2404 पाउंड है, यानी एक आदमी को इंडेफिनिट वो क्या बोलते हैं, ILR। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है बाय 481 पाउंड। ये होगी 2885 पाउंड DMA फ्रॉम अक्टूबर। ठीक, उससे फिर नेशनैलिटी की फीसें भी इंक्रीज हो रही है। जो बच्चों की फीसें हैं 1012 पाउंड थी पहले, वो 1214 पाउंड हो रही है। अच्छा, 1214 पाउंड। ठीक, राइट। जो ब्रिटिश सिटीजन की न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन थी वो 1250 थी। देर इंक्रीजिंग दैट टू 1500 पाउंड। ठीक, सो दैट्स अ 250 पाउंड इंक्रीज इन द फीस। अच्छा, ऐसे जो अपने इंक्रीजेस हो रही हैं, जैसे अपने इवन पे या प्रायोरिटी फीसें भी जो है ना वो भी बहुत बढ़ रही हैं। प्रायोरिटी मतलब जो आदमी कहता है मेरा काम जल्दी हो। हाँ, ठीक, सुपर प्रायोरिटी जो थी ना वो 800 से 1000 हो रही है। ठीक, राइट। तो जो ऑन डिमांड सर्विस है वो वही रह रही है, लेकिन जैसे दूसरी है इट्स अ बिग इंक्रीज फ्रॉम 800 टू 1000 ऑन सुपर प्रायोरिटी। तो 200 की उसमें इंक्रीज है। तो So- ये सुपर प्रायोरिटी में दिन कम हो जाते हैं, काम फास्ट होता है, इसलिए बढ़ा दी फीस है क्या? देखिए जैसे अपने ना प्रायोरिटी वीज़ा है जो सेटलमेंट का, वो 573 से 500 कर रहे हैं। अच्छा, इधर तो कम कर रहे हैं, उधर जाके सेटलमेंट पर 481 वहाँ से फीस बढ़ा दी। ठीक, सो रियली आई मीन व्हाट दे डूइंग इज। लेकिन नॉन सेटलमेंट के लिए जो थे पहले 250 थी प्रायोरिटी, वो 500 कर रहे हैं। ठीक, राइट। उनके लिए जो सुपर प्रायोरिटी होगी वो 1000 हो रही है। सो दिस आर द इंक्रीजेस इन वीज़ा फीसेस। ठीक, लेकिन केस ये नहीं है, ये वीज़ा फीसेस तो ठीक है इंक्रीज होगी और पब्लिक हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि ये हो जाएगी। अभी जो ना इन्होंने इंक्रीज करनी है वो है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस। अच्छा, उस पर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। अभी जो है ना वो है 640 पाउंड पर आनम। अच्छा, पर हेड पर एनम जी। इन्होंने अनाउंस किया था कि अपने प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने
कि वो मैं इंक्रीज करूंगा इसलिए कि मैंने डॉक्टर की तनख्वाहें बढ़ानी है। अच्छा, सर्विस तो मिलती नहीं। देखिए नहीं, दैट्स अनदर इशू, ऑफ कोर्स यू राइट देयर, लेकिन अगर वो इंक्रीज करनी है तो वो पहले उसने सोचा है कि उसका जो जितना पैसा है मैं इनसे लेना है। उसने रेकमेंड किया था 1045 पाउंड। अच्छा, इंक्रीज, लेकिन दिस इज अ रेगुलेशन, राइट। ये जो फीस है ना ये बढ़ा सकते हैं जो इमिग्रेशन वीजा फीस, ठीक, राइट। लेकिन वो उनको लेजिस्लेशन पास करना पड़ता है। अच्छा, राइट, जैसे तो वो पार्लियामेंट में गई हुई है, राइट। पार्लियामेंट में जब अप्रूव कर दी फिर इंक्रीज करेंगे। अच्छा, और वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 6, आप पता है कि आप कहते हैं कि दूरदर्शन पहले ही बता जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, 1045 पाउंड पर आनम हो जाएगी। लेकिन वो कब से, अगर बिल पास हो जाता है तो वो जल्दी हो जाएगा, मैं ये भी बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो भी मेरे शायद अक्टूबर तक की कर दें, राइट, नहीं तो जनवरी तक तो डेफिनेटली कर देंगे। यानी जो NHS की जो हेल्थ की सर्विस की है, इसका मतलब है कि अगर वो फीसें आ गई, राइट, तो आपने जब एप्लीकेशन करनी है फॉर अ स्पाउस, राइट, पहले जो इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्जेस था वो कह लें कि 600 समथिंग, 1800 पाउंड, ठीक, राइट, देना पड़ता था। ठीक, अब वो इंक्रीज हो जाएगा टू 3000 पाउंड, ओ डियर में, राइट। और ये 3000 फिर 2.5 साल के बाद फिर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उनको 2.5 साल का मिलेगा। ओए होए होए, तो ये 6000 हो गया, ये ट्वाइस, मतलब 1 और फिर सेटलमेंट फीस देख ले। अभी मैंने कहा जो एंड पे देनी है, इसका मतलब जब आपने फीस देनी है, इसकी डजंट इंक्लूड योर इमिग्रेशन फीस, वीजा फीस। सही, वीजा फीस जो है वो 2000 कुछ हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको 5000 पाउंड स्पाउस वीजे का देना पड़ेगा। अच्छा, सवाल यहाँ पे एक मलक साहब जो जहन में आ रहा है, जो लोग यहाँ पे आ गए हैं जिनके पास BRP है, उनको जो ILR नहीं मिला, तो ये जो फीसें इंक्रीज होगी उनके ऊपर भी बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छी की है। लोग कहते हैं जी हमारा जब हम आए थे, आप जब आए थे ना, आपके पास कोई, अगर तो आपके पास इंडेफिनिट वीजा है तो आपको वीजा चाहिए नहीं और कुछ, सही है। तो फिर तो अगर BRP है तो उसको अगर आपने एक्सटेंशन कराना है तो वो तो हो जाती है, इट्स वेरी चीप दैट, ठीक। लेकिन अगर आपने अब इंडेफिनिटली 2.5 साल हो गए हैं, राइट, और अब आपकी एक्सटेंशन भी ड्यू है, तो आपको वीजा एक्सटेंशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। और जब इंडेफिनिट की वक्त आएगा तो इंडेफिनिट की फीस उस वक्त क्या है वो देनी पड़ेगी। यानी आज के लिहाज से अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि अक्टूबर से बढ़ जाएगी, तो वो तकरीबन 3000 पाउंड उसके ऊपर आएगा, और अगर दोबारा रिन्यू करेंगे तो फिर 3000 देना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं इसमें? जी, और फिर सेटलमेंट का, और इसमें अगर 2 बच्चे हैं तो सेटलमेंट का भी 3000 हो गया, तो 9000 हो गया, 9000 5 साल के बाद। अगर बच्चे साथ आने हैं तो ईच में उतनी फीस ईच पे लगेगी, हर हेड की 3000। हाँ, तो ये तो काफी अच्छा भाई। दोस्तों, घबराना नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं सबसे कहता हूँ, ये हमेशा किसी को ऐसे खर्चे बताते हैं कि मैं यहाँ पे परेशान हो जाता हूँ कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जिनकी लिमिटेड सैलरीज हैं, जो कम तनख्वाहों पे हैं, या मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर इतने टाइम से सेटल हैं, तो उनके साथ क्या होगा? परेशान ना हो। अगर आपने तसल्ली बख्श जवाब लेना है या आप और पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मलिक साहब से हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो फीसें इंक्रीज़ हो रही हैं, और ऋषि सुनाक ने कहा है कि जी ये मैं NHS भी बढ़ा दूंगा और ये सारी फीसें बढ़ जाएंगी। डॉक्टरों की तनख्वाहें भी आपने कहा कि वो बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो क्या डॉक्टर और लाना चाहते हैं या उन्हीं डॉक्टरों को करना चाहते हैं? डॉक्टर तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो यहाँ पे इस वक्त डॉक्टरों का हाल है या हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है, लोग बड़े परेशान हैं, तो तनख्वाह बढ़ने से क्या होगा? क्या वो ज़्यादा देर काम करेंगे? पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ जितनी भी सर्विसेज है ना, देयर इन शैम्पल्स नाउ। सबसे बड़ी बात है स्कूलों की जी। कितने स्कूल, इनको पता था कि ये अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, जिसे ये कंक्रीट की इफेक्ट कहते हैं, कितने स्कूल अब जो बंद हुए हैं, राइट। और इनको पता था कंजर्वेटिव पार्टी को कि ये हो रहा है और उसका बजट पहले निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट।
I don't know why are they getting the services down, right? ये क्या कैपिटल सोसाइटी है कि जो कोई अफोर्ड कर सकता है उसी को मिलना चाहिए? I'm afraid जो ये नेशनल हेल्थ सर्विस थी ये वॉर के बाद इसीलिए आई थी कि हर किसी को राइट अपनी हेल्थ का जो है ना 100% मिलना चाहिए। Exactly. और अभी भी मैं कहता हूँ कि हमारी प्रायोरिटी जो है ना नॉट ऑन होनी चाहिए स्पेंडिंग ऑन डिफेंस बल्कि ऑन आवर हेल्थ एंड एजुकेशन। दिस इज द मोस्ट नीडेड थिंग्स इन दिस कंट्री। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि हेल्थ एंड एजुकेशन शुड बी अ प्रायोरिटी देन एनीथिंग एल्स। हेल्थ और एजुकेशन, मलक साहब ने कहा ये प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि हर आदमी का, हर शख्स का, हर बच्चे का हक है कि वो तालीम हासिल करे और सेहतमंद रहे। ये एक चीज़ और हमने जो अभी देखी है कि जो हमारी शर्ला बेवरमैन हैं उन्होंने कहा है कि जी जो डिटेंशन सेंटर हैं उनमें इंस्पेक्शन रोक दी गई है। ये क्या वजह है, ये भी बताइए। देखिए जो ना डिटेंशन सेंटर यहाँ है वहाँ के अगर हालात देखे ना तो वो जेल से भी बदतर है इस वक्त। बेहतर नहीं, बदतर बुरे हैं मतलब। हाँ दैट्स ट्रू। मेरा मतलब देखो जो ना आदमी यहाँ असाइलम के लिए आते हैं दे हैव अ फियर ऑफ परसिक्यूशन, राइट? वो ऐसे हालातों में रहते हैं इसीलिए उन्हें यहाँ असाइलम दी जाती है कि उसको ये फील ना हो, राइट, कि उनका जिंदगी डेंजर में है जी, उनकी ह्यूमन राइट को भी ब्रीच हो। लिविंग इन अ कंडीशन which is degrading is breaching their human rights as well। और इसको पता था कि अगर ये गए तो ये डिटेंशन सेंटर बंद हो जाएंगे अगर ये इंस्पेक्शन हुई, और अगर डिटेंशन सेंटर बंद हुए तो उन्हें हमें कहीं और जगह पे रखना पड़ेगा। अभी इट कॉस्टिंग नाउ 8 million pound a day for hotel bills। 8 million pound a day, right? जो होटलों में है उनको तो अभी तक ये घर नहीं दे सके, राइट? डिटेंशन सेंटरों में अभी मैं बताता हूँ जितने ये रिफ्यूज करते हैं लोगों को ओवर 60% लोगों को कोर्ट में जाके मिल जाता है। सो ये तो एक और सजेशन है कि आप हर किसी को देखते हैं कि इनकी जो एप्लीकेशन है ये गलत है, लेकिन व्हेन दे गो टू द कोर्ट्स इट इज अप्रूव्ड। सही है, राइट? जैसे इन्होंने तो अब जो नया एक्ट बनाया है नेशनैलिटी एंड इलीगल इमिग्रेशन एक्ट, उसमें तो यही कहा है अगर लोग जी यहाँ आए और वो अपना साबित ना कर सके कि उन्हें फियर ऑफ परसिक्यूशन है तो हम उन्हें कहेंगे कि वो क्रिमिनल है, अपने यहाँ एप्लीकेशन डिसऑनेस्टी में दी है तो क्रिमिनल ऑफेंस में देंगे। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इज दिस? आई मीन जो लोग आता है फियर से ही आता है, राइट? तो ह्यूमन राइट्स के बेस पे जस्टिफाई नहीं करता जो ये बातें हो रही हैं। See, that's another argument। आप बहुत अच्छी बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स किसका ब्रीच हो रहा है, राइट? जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहते हैं, अभी आपने बात कहाँ से हमने शुरू की है, नेशनल हेल्थ सर्विस एजुकेशन में। लोगों के स्कूल नहीं जा रहे बच्चे क्योंकि उनके स्कूल अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, कि खतरा है कि कहीं गिरी ना जाए, राइट? हमारे जहाँ हम हेल्थ सर्विस में जाते हैं तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे वेट करना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। Isn't that breaching their human right? Yes. Right? ये देखो बॉर्डर हम बंद करना नहीं चाहिए, लेकिन जो जिस लोगों को मिलनी चाहिए उन्हें जरूर आना चाहिए, राइट? बात इतनी सी है, और क्योंकि वो वनरेबल लोग होते हैं तो उन्हें जरूर जा तो कहे ना कि हम ना UN कन्वेंशन से वी आर नॉट सिग्नेटरी टू इट, बात खत्म होगी, फिर लोग ना आएंगे ना जाएंगे, ना आपको कोई होगा, ना आएंगे और ना जाएंगे। अगर कानून इस किस्म का होगा तो फिर ऐसे ही होगा। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का है, मलक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि स्कूल और NHS के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मलक साहब एक चीज़ और भी है कि ये जो इस वक्त होम ऑफिस ने एक लिस्ट जारी की है कि यहाँ पे हमें जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। उधर वीज़ा की फ़ीसें भी बढ़ा दी हैं और इसकी एक लिस्ट भी जारी कर दी होगी मेरा ख्याल है। आप बताइएगा कि वो कौन से लोग हैं जो आसानी से इस जो अपना स्किल्ड वर्कर की लिस्ट में आ सकते हैं। और वो अभी तक तो हमने जो बातें की थी, हो सकता है आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा, डर भी लगा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, फीसियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन वहाँ पे ये बात भी है कि उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें ये तमाम लोग आ सकते हैं। वो क्या है मलक साहब से पूछेंगे। जी मलक साहब बताइएगा। ये तो ये है कि लिस्ट तो बहुत बड़ी है। अच्छा। लिस्ट इतनी बड़ी है कि आप जैसे कहें कि
उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रोफेशनली लोग जिन्हें आप प्रोफेशनल कहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में प्रोफेशनल ब्रिकलेयर भी एक प्रोफेशन है, ठीक, राइट, कारपेंटर भी एक है, जॉइनर्स भी प्रोफेशन है, राइट, रूफर्स भी हैं, ब्रिकलेयर्स मैंने कहा है, राइट, टाइलर्स भी हैं, स्लेटर्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ट्रेड के अदर चीज़ें भी हैं जो करते हैं लोग, सही है। वो सबकी शॉर्टेज है। तो टायर पंचर वाले भी होंगे, टायर पंचर वाला भी शायद प्रोफेशनल है, उसके लिए तो वो देखो जो चीज़ काम करता है ना, लेकिन बात ये है कि आप हमेशा कहते हैं हाँ ये शॉर्टेज है, और लोग अगर इस चीज़ कैटेगरी में आना चाहते हैं तो उनके पास जॉब है तो आ सकते हैं। जॉब है तो आ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की, आप इसको दोबारा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वीज़े जो हैं इस वक्त अशद ज़रूरत है इस मुल्क को, बरतानिया में स्किल्ड वर्कर की। स्किल्ड वर्कर की एक बहुत बड़ी लिस्ट ऐसे मलिक साहब ने बताया, मैं चंद नाम आपको गिन के बताए, परेशान नहीं हो, आप आना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें देखिए, अप्लाई कीजिए और अपना मुस्तकबिल बनाना है, और समझते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं और आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि आप देकर ये प्रूव कर सकते हैं कि आप प्रोफेशनल्स हैं। और फिर हमारी अगर राय चाहिए, हमारी खिदमत चाहिए तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर, ईमेल नीचे ये हमारी पट्टी पे चल रही हुई है, इसको आप फ़ोन भी कर सकते हैं, और ये जो वीडियो है लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी को इसका फ़ायदा हो। कहीं नहीं जाइएगा, मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, बात करेंगे हम फैमिली लॉ के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए MLS लीगल टीवी। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. नाज़रीन, वेलकम बैक, यू आर वाचिंग MLS लीगल टीवी। जाने से पहले हमने बात की थी इमिग्रेशन पे, उसकी फीसिस पे, और NHS में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इस किस्म की तमाम बातें आप तक पहुंची थी इस ब्रेक से पहले। अब बात करेंगे हम फैमिली लॉ के ऊपर। हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, हमारे को लोग कमेंट में भी लिखते हैं, फ़ोन भी करते हैं। फैमिली लॉ में मलिक साहब एक देखने में आ रहा है कि हर शख्स ने 2 शादियों का सवाल किया हुआ है। ये हर कोई कहता है जी मेरी 2 शादियां हैं। पहला सवाल तो हमें ये बताइए कि अगर किसी की 2 शादियां हों, एक उसके मुल्क में है और दूसरी यहाँ पे किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट से कर ली हो, तो उसका क्या होगा? मैं पहले ये बताऊंगा आपसे, यहाँ का कानून है कि एक शादी रजिस्टर, ठीक, लेकिन पार्टनर जितने भी आपके साथ हो सके रख सकते हैं। मॉरली इज रॉन्ग, लेकिन इलीगली इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, राइट। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अगर पहली वाली की रजिस्ट्रेशन, एक मिनट एक ही फिर बात करता हूँ मैं आप, जी, क्योंकि आप पजल कर देते हैं सबको जी। यहाँ का कानून ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन एक ही होगी, ठीक है, बस बात खत्म। ठीक है। अगर दूसरी कराई ना तो वो आप यहाँ का कानून है कि बिगमी की है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक, ठीक है ना। ठीक, लेकिन राइट, यहाँ किसी के साथ रहना, राइट, दैट्स एंटायरली अप टू यू मतलब एज अ पार्टनर, राइट। As a निकाह लोग करके। कहते हैं कि निकाह करके रह लेंगे, उनके लिए ठीक है, लेकिन ऑफिशियली शी इज नॉट योर वाइफ, ऑफिशियली, राइट। ये बात अभी बात हो, जी। दूसरी तरफ भी जाते हैं ना अभी। जी। अब पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है, आप पाकिस्तान में, राइट, आप शादियां कर सकते हैं। अभी तो ये भी कानून आ गया कि यू डोंट नीड परमिशन फ्रॉम योर वाइफ एज वेल, राइट, पाकिस्तान में। लेकिन आप 4 शादियां कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इस्लाम, लेकिन इट डजंट मीन वहाँ कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप सिर्फ 4 ही कर सकते हैं, राइट। शरिया में ये है, लेकिन यू कैन मैरी एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, लेकिन मॉरली वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं, लेकिन यू कांट हैव एन अफेयर और अ पार्टनर। बिल्कुल, मेरी बात, जी जी, ये रिवर्स हो गया, बिल्कुल, राइट। अगर आप ये कानून समझ जाएंगे ना तो आपको सवाल जितने भी है ना इसका ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। बड़ी अच्छी बात। अब मैं बात आता हूँ यहाँ से। आप तो आए हैं, तुम्हारी वाइफ के पास वीजा है, ठीक, आप डिपेंडेंट हैं उसके, ठीक, राइट, तो आप सिर्फ आप ही डिपेंडेंट रहेंगे। अगर आपका पास वीजा है आप एक वाइफ ला सकेंगे, 2 वाइफें नहीं, ठीक है। या यहाँ शादी कर लें या वहाँ से ले आए, एक ही वाइफ हो। नहीं, यहाँ से शादी होगी नहीं अगर आपकी वाइफ ऑलरेडी है। नहीं, वो डिक्लेयर नहीं हुई थी,
देखो ये तो इलीगल है ना, मैं तो ये कहता ही नहीं है। अच्छा। इलीगल है। जब आप वहां से वीजा लेते हैं, कुछ बता के आते हैं ना कि मेरे अगर हाँ, student उसमें भी आते हैं पेपर में लिखा कि मैं लिखा, मैंने तो अगर नहीं डिक्लेयर किया तो दैट्स डिसऑनेस्टी, राइट। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट, राइट। लेकिन हाँ, दूसरी वाइफ नहीं आ सकती, राइट। एक तो आपकी डिपेंडेंट आ गई, ठीक हो गया। अदर वाइफ कैन कम एज अ स्टूडेंट ओवर हरसेल्फ, ठीक, राइट। उसको अगर स्टूडेंट का वीजा मिल जाए ऑन हर ओन, देन ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप हर, बिकॉज़ वो अपने राइट्स पे आ रही है, ठीक है, राइट। शी इज नॉट कमिंग एज अ डिपेंडेंट ऑन एनीवन। तो बात ये है कि हाँ, दूसरा सवाल आपका ये था कि यहाँ किसी ने शादी कर ली है, जो देखो शादी आपने निकाह किया होगा ना, अगर आपकी पहले पाकिस्तान में शादी है, एज अ स्टूडेंट आके यहाँ किसी पे निकाह करके यू कांट बिकम अ डिपेंडेंट ऑन हर, ठीक, राइट। एज ए पार्टनर, अगर ब्रिटिश, राइट, अगर आप किसी ब्रिटिश के साथ शादी कर ले और आपके पास स्टूडेंट वीजा है, लेकिन अगर आपको आपकी शादी है एंड यू आर नॉट फ्री टू मैरी हियर और आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है, फिर भी गलत है। अच्छा। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपने यहाँ शादी कर ली है, दैट इज नो प्रॉब्लम। आपको मेरा मतलब, अगर वो आप क्राइटेरिया फिट कर सकते हैं, आप स्विच भी कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ स्विच वो नहीं कर सकते अब, राइट, जैसे ऑन अ वर्क परमिट ऑन अ स्टूडेंट जिसने अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट की, ठीक। और ये जो जितने लोग कहते हैं ना कि मेरी वाइफ ने आना और मैं डिपेंडेंट आना है, जनवरी से ये सब खत्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट ईयर जो भी मेरा मतलब जिनको वीज़े मिलेंगे, ये सितंबर में जो एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है इसमें तो वीज़े मिल जाएंगे लोगों को, लेकिन आफ्टर दिस देयर इज नो वीज़ास फॉर द फैमिली फ्रॉम जनवरी। अच्छा, एक सवाल और इसी फैमिली लॉ के हिसाब से है कि अगर कोई जो है अपना बच्चा है ब्रिटिश और उसको यहाँ पे रहना चाहता है, उसका जो पेरेंट्स हैं या कोई फादर है या मदर है, तो उसको भी इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा बच्चे के बिहाफ पे, जैसे ब्रिटिश बच्चा हो। देखिए, अगर तो आप आ रहे हैं पाकिस्तान से एज अ सो रिप्रेजेंटेटिव उस बच्चे का, फिर तो इंग्लिश टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वो एप्लीकेशन इतनी आसान नहीं है एज अ सो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। अक्सर ये होता है कि जैसे ना, ये बात याद रख लें कि बच्चों को अगर वहाँ से आप बच्चे आ रहे हैं तो अकेले वो आने नहीं देते, अनलेस यू हैव अ परमिशन फ्रॉम द कोर्ट और द अदर पर्सन, ठीक, कि आप ला सकते हैं यहाँ बच्चे को, और बाद में वो आप कंसेंट फॉर्म लेना पड़ता है ना। हाँ, ये सब। लेकिन ना, कुछ भी करने से पहले टेक अ लीगल एडवाइस, ठीक, लीगल, राइट। इट माइट कॉस्ट यू बट इट विल सेव यू लॉट ऑफ मनी एंड टाइम इन द लॉन्ग रन। बहुत अच्छी बात की। अच्छे वकील से मशवरा लेने से आपका वक्त और पैसे बचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मलिक साहब ने बड़े ओपनली बता दिया कि फैमिली लॉ के हवाले से अगर कोई आदमी ब्रिटेन में मौजूद है और उसकी शादी है तो वो एक ही शादी काउंट की जाती है। मॉरली जो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे इसको माइंड नहीं करते कि आपके पास 4 गर्लफ्रेंड हैं या 4 पार्टनर्स हैं, लेकिन उसके वाइफ के राइट्स नहीं हैं। पाकिस्तान से अगर आए हैं तो अपनी एक बीवी को ला सकते हैं, दूसरी बीवी अगर स्टूडेंट बन के आना चाहे तो वो उसके ऊपर है, वो आपके साथ एज ए फ्रेंड रह सकती है, वाइफ के उसके राइट्स नहीं होंगे। ये तमाम सवालात के जवाब जो हमें लोगों ने पूछे थे, मेरे को लगता है कि आप लोगों को बड़ी अच्छी से तसल्ली होगी। जहाँ तक बच्चे का ताल्लुक है, मलिक साहब ने ये भी कहा कि अगर आप बच्चे के बेस पे आते हैं, कंसेंट के ऊपर, बच्चा अंडर एज है तो वो कंसेंट फॉर्म के साथ आएगा और उसको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। ये सवाल भी था, आपको मिला? बच्चे को नहीं, उनके जो भी गार्डियन जो आ रहा है, जी, या तो ओवर 65 हो फिर नहीं। अच्छा, ओवर 65। हाँ। अच्छा, वो बेचारा, उसको देखने की जरूरत है, वो बच्चे को कहाँ से देखेगा। तो ये भी बात हुई जनाब। अगर आपके पास कोई सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक कमेंट्स में लिखिए, उसका जवाब हम आपको देंगे और हो सकता है कि आपको उसका फ़ायदा हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारे नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल नीचे लिखे हुए हैं, बिला झिझक बात कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। मलिक साहब का भी आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत गर्म है। फिर ख्याल रखिए अपना, दुआ में शामिल रखिए हमें। अल्लाह हाफिज़। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.